हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल ट्रांसफार्मर की संरचना और इसके भाग के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में पढ़ा दिया है। आगे बात करते हैं ईएमएफ समीकरण क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या है और इसमें सत्तियाँ कौन कौन सी होती है, सत्तियों पर कौन कौन से परीक्षण होते हैं। ठीक है, तो पहली बात आती है ईएमएफ समीकरण। ईएमएफ समीकरण ट्रांसफार्मर की ईएमएफ समीकरण। तो ट्रांसफार्मर की ईएमएफ समीकरण होती है जो क्या होती है, ई बराबर 4.44 ठीक है। यहाँ पे जैसे सेकेंडरी के वोल्टेज आएंगे तो यहाँ टर्न भी सेकेंडरी के आएंगे। यहाँ पर अगर वोल्टेज प्राइमरी के हैं तो यहाँ भी टर्न किसके आएंगे, प्राइमरी के आएंगे। ठीक है। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल ये किस में होता है, ये वोल्ट में होता है। वोल्ट वोल्ट होती है इसकी इकाई। आगे बात करते हैं फाई की। फाई क्या होता है, फाई एम होता है अधिकतम फ्लक्स। अधिकतम फ्लक्स होता है। फ्लक्स की इकाई वेबर होती है, इसको वेबर से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं, वेबर से। आगे आती है एफ बराबर होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मात्रक या यूनिट होती है हर्ट्ज, इसको हर्ट्ज में डिनोट करते हैं। और आगे आता है एन अगर पी है तो प्राइमरी के टर्न होंगे। किसके होंगे, प्राइमरी के टर्न। अगर पी एस आ जाता है तो सेकेंडरी के टर्न होंगे। सेकेंडरी के टर्न है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ई बराबर क्या होता है 4.44 FN। यह समीकरण होती है ईएमएफ समीकरण। ई है ये विद्युत वाहक बल, पूरा नाम है इसका। यानी विद्युत वाहक बल को ई से डिनोट कर सकते हैं और ईएमएफ से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका मात्रक या इकाई वोल्ट होती है। फाई एम होता है जो अधिकतम फ्लक्स घनत्व होता है। अधिकतम फ्लक्स होता है जिसको वेबर में डिनोट करते हैं। फ्लक्स घनत्व नहीं होता है, फ्लक्स ही होता है। एफ होती है फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में डिनोट करते हैं। एन पी आए तो प्राइमरी टर्न है, एन एस आए तो सेकेंडरी टर्न है। आगे बात करते हैं इसके, ये किस किस पर निर्भर करती है। मतलब जो समीकरण होती है ट्रांसफार्मर में ईएमएफ का मतलब होता है विद्युत वाहक बल। तीन चीज़ों पर निर्भर करता है, यानी तीन कारकों पर निर्भर करता है। तीन कारकों पर निर्भर करता है। वो कौन कौन से कारक है, पहले तो सूत्र के हिसाब से देख लो। ई बराबर क्या था 4.44 था। तो एक तो हो गया पहले नंबर पर फ्लक्स पर निर्भर करेगा। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा। और तीसरा होता है वो होता है टर्न पर निर्भर करेगा। ठीक है, तीन चीज़ें होती है। फ्लक्स का मात्रक बताया था, वेबर होता है, और फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है। ये टर्न में होते ही हैं, टर्न का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो।
ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होता है, ये कहते हैं किसी पहले तो ये तो प्राइमरी होती है ना, प्राइमरी यानी NS, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या के अनुपात को ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो किसको कहते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या के अनुपात को ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहते हैं। NS/NP क्या कहते हैं इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। मतलब सेकेंडरी में टर्न की संख्या और प्राइमरी में टर्न की संख्या दोनों के अनुपात को ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है तो इसको K से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? K से करते हैं। और इसका यार मात्रक है तो इसका मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये चीज़ अनुपात में होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं है। अब इसके सूत्र की बात करते हैं तो इसमें सूत्र बनता है ES/EP बराबर NS/NP बराबर IP/IS। ठीक है। ES/EP क्या है? देखो ES होता है, वो होता है सेकेंडरी में विद्युत वाहक बल यानी सेकेंडरी में वोल्टेज। और EP होता है, वो होता है प्राइमरी में वोल्टेज। आगे आता है कि NS क्या है? तो NS क्या है? सेकेंडरी में टर्न है, चीज़ का याद रखना, विद्युत वाहक बल है, इसको वोल्ट में लेते हैं। NS आ गया। अब है NP क्या है? NP है प्राइमरी में टर्न है। और IP क्या होती है? IP धारा है, जो ये प्राइमरी की धारा है। धारा का मात्रक एम्पियर में होगा। ये धारा किस में होती है? एम्पियर में होती है। और IS का मतलब है यहाँ सेकेंडरी में धारा। ये भी किस में होगी? एम्पियर में होगी। एम्पियर इस धारा का मात्रक है यहाँ। आगे इसका एक सूत्र और आता है, उसमें क्या होता है? एम्पीडेंस होता है ना, एम्पीडेंस को शामिल किया जाता है इसमें। एम्पीडेंस वाला सूत्र क्या है? देखो के ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बराबर ES/EP बराबर NS/NP बराबर IP/IS। धारा हमेशा उल्टी होती है, ध्यान रख लेना सूत्र में। ऊपर सबके सेकेंडरी के आएंगे, टर्न लो चाहे वोल्टेज लो, लेकिन धारा ऊपर प्राइमरी की आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है सूत्र में, इस चीज़ की गड़बड़ी मत कर देना। और जो होता है जेड एम्पीडेंस कहते हैं इसको। ये जेड आएगा सेकेंडरी का और ये जेड आएगा प्राइमरी का, और इसके रूट लगेगा। ठीक है, इसके रूट आएगा। ये सूत्र होता है, 2 सूत्र होते हैं इसमें। इसके हिसाब से इसमें प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन में, जैसे कि भाई सेकेंडरी का वोल्टेज दे दिया, प्राइमरी का वोल्टेज दे दिया, सेकेंडरी का टर्न दे दिए और प्राइमरी का टर्न पूछ लेगा वो। जैसे मान लो एक सूत्र के आधार पर एक प्रश्न करते हैं। ES बराबर दे दिया उसने
11,000 वोल्ट, ठीक है। और ई पी बराबर दे दिया 250 वोल्ट है, 250 वोल्ट है। और यानी टर्न संख्या, टर्न एक में दे दिया 40 टर्न है, किसमें है सेकेंडरी में। तो प्राइमरी में टर्न की संख्या क्या होगी, टर्न की संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, तो सीधा सूत्र में रख दो। सेकेंडरी, तो सेकेंडरी का वोल्टेज कितने 11,000 बटे प्राइमरी का वोल्टेज 250 बराबर एन एस मतलब सेकेंडरी की टर्न कितने हैं, सेकेंडरी की टर्न है 40, प्राइमरी की टर्न ज्ञात करना है, ज्ञात करना है इनको। तो ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे होगा, तो पक्षांतरण करने पर 11,000 और ये हो गया बराबर 250 गुणा 40, ये इधर आ गया, ये इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, 250 गुणा 40 और इस 11,000 का भाग देने पर 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी, और ये हो गए 25 चौक 100, 100 में 110 का भाग देंगे तो 0। और जैसे मान लो इसके वोल्टेज, इसको काटने पर उत्तर आ जाएंगे 10/11, आगे आप काट लेना। जैसे यहाँ पे आएंगे 0.0, इसमें भाग गया तो एक बार नहीं जाएगा, 9 बार जाएगा, तो 0.9 टर्न आ जाएंगे इसके, ठीक है। इस प्रकार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे आती है ट्रांसफार्मर की स्थितियां, ट्रांसफार्मर की स्थितियां। तो ट्रांसफार्मर में 2 स्थितियां होती है, एक तो होती है एडी करंट स्थिति, नहीं एडी करंट नहीं सॉरी, एक तो होती है लोहा स्थिति, लोहा स्थिति होती है एक तो। लोहा स्थिति में 2 स्थितियां आती है, एक होती है कॉपर स्थिति, कॉपर को कहते हैं तांबा स्थिति, तांबा स्थिति, ठीक है। 2 स्थितियां होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो होती है लोहा स्थिति, दूसरी होती है तांबा स्थिति। कॉपर को इंग्लिश में आयरन कहते हैं, आयरन लॉस, और तांबा को कहते हैं कॉपर, कॉपर स्थिति है ये कौन सी है, कॉपर स्थिति है। अब इसमें लोहा स्थिति होती है, लोहा स्थिति में भी 2 भाग होते हैं। लोहा स्थिति में कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। ये है लोहा स्थिति। लोहा स्थिति में पहली स्थिति आती है, वो आती है एडी करंट स्थिति, एडी करंट स्थिति। एडी करंट स्थिति को हिंदी में भंवर धारा कहते हैं, भंवर धारा स्थिति। दूसरी होती है, वो होती है एडी करंट, पहली होगी, दूसरी होती है हिस्टेरेसिस स्थिति, हिस्टेरेसिस स्थिति। दोनों के सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के सूत्र याद करना है। पहली एडी करंट का सूत्र लिखा देता हूँ। एडी करंट W E बराबर होता है B F और
टी, इसमें स्क्वायर लगेगा, इसमें स्क्वायर लगेगा, इसके स्क्वायर, ये मान होगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो मैक्सिमम में होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, ये होता है ई बराबर क्या हो गया, एडी करंट शक्ति। एडी करंट शक्ति, एडी करंट शक्ति हमेशा किस में होती है, वाट में होती है। ये किस में होती है, वाट में होती है। और ये है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी, बी बराबर क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, इसका मात्रक होता है वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर में डिनोट करते हैं किसको, इसको किस में करते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये देखो सूत्र कैसे है बताता हूँ आपको। बी बराबर क्या होता है, फाइव बटा ए होता है। तो फाइव यानी फाइव का इकाई क्या होती है, फाइव की इकाई होती है फ्लक्स, फ्लक्स, फ्लक्स किसकी, फ्लक्स की इकाई क्या है, वेबर, फ्लक्स की इकाई है वेबर। और ए क्या है, ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की इकाई होती है, क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर में होती है। तो इस प्रकार ये सूत्र चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बराबर क्या हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया। आगे और टी है, टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मर होती है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो पत्तियां होती हैं ना, पत्तियों की मोटाई होती है, पत्तियों की मोटाई। ये पत्तियों की मोटाई किस में होती है, ये होती है एमएम में। पत्तियों की मोटाई किस में होती है, एमएम में होती है। पत्तियों की मोटाई पहले बताई थी, मिनिमम कितनी होती है कि 0.35 से 0.50 mm होती है, बताया। उस हिसाब से ये हिस्टेरेसिस शक्ति होती है, जिसमें एडीकरण शक्ति, एडीकरण शक्ति है जो मोटाई पर भी निर्भर करती है। ये तीन कारकों पर निर्भर करती है एडीकरण शक्ति। कौन कौन से, एक तो हो गया बी, बी का मतलब है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और दूसरी चीज़ है फ्रीक्वेंसी, और तीसरी है टी, मोटाई, यानी पत्तियों की मोटाई। अब बात करते हैं हिस्टेरेसिस आने की। हिस्टेरेसिस हानि, हिस्टेरेसिस हानि होती है, उसका सूत्र होता है ई एच बराबर एन, एन नियतांक होता है बी फाइव वी आएगा यहाँ। ठीक है, इसमें स्क्वायर नहीं आते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम मान आएगा, और यहाँ पर आता है 1.6 आता है यहाँ। ये शक्ति किस में होती है, वाट में आएगी, इसकी इकाई वाट होती है। ई एच बराबर क्या हो गया, हिस्टेरेसिस हानि, हिस्टेरेसिस हानि होगी। अब एन क्या है, एन नियतांक है, एन क्या है, नियतांक है। और एफ फ्रीक्वेंसी यही बताया था आपको, पहले बता दिया। फ्रीक्वेंसी वी क्या है, वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी आयतन, इस वी को कहते हैं आयतन है, ये वॉल्यूम है। यह मीटर क्यूब में लिया जाता है, मीटर क्यूब में लिया जाता है, इसकी इकाई मीटर क्यूब होती है। ठीक है दोस्तों, हिस्टेरेसिस हानि हो गई। लोहा शक्ति होती है, लोहा शक्तियों में दो है, एक तो एडीकरण शक्ति बता दिया आपको, एक हिस्टेरेसिस शक्ति बता दी है, दोनों शक्तियाँ हो गई। इसके बाद में आती है आगे ताम्र शक्ति। ताम्र शक्ति आपको बताई थी, कॉपर लॉस को ताम्र शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में कहते हैं कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का सूत्र बताया था, कॉपर लॉस बराबर ताम्र शक्ति बराबर आई स्क्वायर आर, आर किसका, ये तो होगी प्राइमरी की, प्लस आई स्क्वायर आर सेकेंडरी की।
यानी प्राइमरी की धारा का स्क्वायर, यह है प्राइमरी धारा IP, और RP हो गया प्राइमरी का प्रतिरोध, प्राइमरी का प्रतिरोध। ये IS का मतलब हो गया सेकेंडरी का धारा, और RS हो गया सेकेंडरी का प्रतिरोध। ठीक है, आगे बात करते हैं। सतियाँ हो गई है कंप्लीट। अब इसमें दो विधियाँ ऐसी होती है जो ट्रांसफार्मर सतियों का मान ज्ञात किया जाता है, जैसे ट्रांसफार्मर सतियों का मान ज्ञात करने की विधियाँ कौन कौन सी है। एक तो विधि होती है जो होती है ओपन सर्किट परीक्षण, और दूसरी होती है वो होती है शॉर्ट सर्किट परीक्षण। शॉर्ट को हिंदी में लघु कहते हैं, शॉर्ट सर्किट परीक्षण। दो विधियों से क्या होता है, ट्रांसफार्मर सतियों का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब ये चीज़ आती है कि दो विधियां हैं, दोनों विधियों में दो ही सतियां हैं, एक लोहा सती है और एक कॉपर लॉस है। दोनों में किससे कौन सी हानि का पता किया जाता है, वो चीज़ देख लो कि ओपन सर्किट परीक्षण आए ना, ओपन सर्किट यानी खुला परिपथ टेस्ट, तो इसमें है ना आयरन लॉस का मान ज्ञात किया जाता है। किसका, आयरन लॉस में लोहा सती का मान किससे ज्ञात किया जाता है, वो होती है ओपन सर्किट परीक्षण से। जबकि शॉर्ट सर्किट परीक्षण है, तो शॉर्ट सर्किट परीक्षण से कौन सी सती का मान ज्ञात किया जाता है, वो है कॉपर सती से, शॉर्ट सर्किट परीक्षण से कॉपर सती का मान ज्ञात किया जाता है। जबकि ओपन सर्किट परीक्षण से आयरन लॉस होती है जो लोहा सती, उसका मान ज्ञात किया जाता है। तो कॉपर लॉस मतलब तांबा सती का मान ज्ञात किया जाता है, तांबर सती का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, एक चीज होती है जो आदर्श ट्रांसफार्मर होती है। आदर्श ट्रांसफार्मर होता है, आदर्श ट्रांसफार्मर में सती नहीं होती है। ठीक है, इसमें आदर्श ट्रांसफार्मर में जो सती होती है, सती का मान होता है वो होता है, सती का मान शून्य होता है, जीरो। क्या होता है, शून्य या जीरो होता है। किसमें, आदर्श ट्रांसफार्मर में सती का मान कितना होता है, शून्य या जीरो होता है। और इसमें जो पावर होती है ना, वो पी मतलब प्राइमरी की पावर बराबर सेकेंडरी की पावर, दोनों पावर बराबर होती है इसमें, उसी को ये आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। और इसमें जो सतियाँ होती है वो सतियों का मान शून्य होता है, जीरो होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज बस इतना ही, आगे का टॉपिक कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और अच्छी वीडियो और बना दी जाएगी आपके लिए, अगर आपका बढ़िया मन कर रहा है तो।